Good morning, my dear students. Today's topic is provision and computation of depreciation under Income Tax Act 1961. ह्रास संबंधी प्रावधान की आयकर के अंतर्गत गणना विधि के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। ये सेक्शन 32 को बिलोंग करता है। तो धारा 32 क्या है, ह्रास क्या होता है, ह्रास से संबंधित इसकी गणना कैसे की जाती है, ये आयकर के संदर्भ में क्यों और किस तरह से कार्य करती है ये धारा, हम इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ह्रास संबंधी प्रावधानों के थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ह्रास की गणना विधि अंकगणितीय प्रश्न की सहायता से सारी भ्रांतियां दूर करेंगे। तो इस विधि में हम ह्रास के थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स या की अध्ययन देखते हैं। आगे आते हैं, आइए। डेप्रिसिएशन, ह्रास। तो अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रेस्क्राइब्ड रेट्स आर गिवन ऑफ असेट्स फॉर डेप्रिसिएशन। एक्चुअली इन आयकर की धारा 32 के अंतर्गत विभिन्न संपत्तियों पर ह्रास की अलग अलग दरें विभिन्न विभिन्न संपत्तियों पर दी गई है। तो ह्रास व्यापारिक संपत्तियों पर लगाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, व्यापारिक संपत्तियां जो उनके व्यापार अथवा प्रोफेशन या पेशे के उपयोग में आती है, तो इनमें लगने वाले ह्रास की दर अलग अलग होती है। अलग टेंजिबल एसेट्स अलग है, इंटेंजिबल एसेट्स अलग है। इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% लगता है, तो टेंजिबल एसेट्स पे डिफरेंट टाइप से लगता है। जैसे कि बुक्स पे 60% है, तो मोटर कार पे 15% है, लॉरी, बिजनेस या टैक्सी पे, बसेस पे, है ना, 30% है, कमर्शियल व्हीकल्स पे 15% है, अलग अलग है। फर्नीचर फिटिंग पे 10% है, मशीनरी और प्लांट पे 15% है। बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल या कमर्शियल यूज़ में आती है तो 5% है, और अगर बिल्डिंग बिजनेस प्रेमाइसेस के रूप में यूज़ आती है तो 10% डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उस पर 100% डेप्रिसिएशन लगता है। इस प्रकार से ह्रास की अलग अलग दर अलग अलग संपत्तियों के पर लगाई जाती है। अब ह्रास लगाया कैसे जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक उपयोग में आती है, चाहे 181 दिन बस आए, तो उस पर साल भर का ह्रास लगाया जाता है। जबकि अगर संपत्ति 180 दिन से एक भी दिन कम उपयोग में आती है, यानी 179 डेज भी यूज में आती है, तो उसके ऊपर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन यूज लगाया जाता है। कहने का माने 180 दिन या उससे अधिक वाले पे उपयोग पे 100% ह्रास लगता है, और 180 दिन से एक भी दिन कम उपयोग में आती संपत्ति तो उसके ऊपर दी गई दर का आधा यानी 50% ऑफ द गिवन रेट, प्रेस्क्राइब्ड रेट जो है उसका लगाया जाता है। अब ये जो तरीका है ये ध्यान रहे कि आयकर में सिर्फ आधे साल का अर्धवार्षिक या पूरे वर्ष का ह्रास लगाया जाता है, जो कि फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेखांकन से अलग है। वित्तीय लेखांकन में संपत्ति जितने दिन उपयोग आती है उतना अनुपातिक ह्रास लगता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी को ही कि ह्रास सिर्फ दो भागों में लगेगा, आधे साल का ह्रास लगता है या पूर्ण वर्ष का ह्रास लगता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कब लगता है एडिशनल, इसके बारे में हम बात करेंगे। अतिरिक्त ह्रास तब लगाया जाता है जब किसी गत वर्ष में या संपत्ति किसी जब नई खरीदी जाती है किसी गत वर्ष में, तो फर्स्ट साल सिर्फ एक साल जिस वर्ष उस संपत्ति को क्रय किया गया है उस गत वर्ष में हम उस पर अतिरिक्त ह्रास की छूट देते हैं। ये एक्चुअल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि ताकि लोगों को उत्पादन में नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये अतिरिक्त छूट दी जाती है जिससे कि लोग नई नई मशीनों का इस्तेमाल करें, उत्पादन को बढ़ाएं और विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिल सके। तो पुरानी मशीनों को स्क्रैप किया जाए और नई मशीनें क्रय करने को बढ़ावा देती है ये धारा।
तो जब नई मशीन क्रय की जाती है तो उस वर्ष में अगर नई मशीन क्रय, जिस वर्ष में नई मशीन क्रय की गई है उस पर अतिरिक्त 1 साल सिर्फ ना खरीदे जाने वाले साल छूट मिलती है, जो कि लागत का 20% होता है अगर संपत्ति 180 दिन या उससे ज़्यादा उपयोग आई है तो। लेकिन अगर संपत्ति 180 दिन से एक भी दिन कम उपयोग में आई है नई संपत्ति, तो उस पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाता है। अतिरिक्त ह्रास कहलाएगा, जो कि उसके सामान्य ह्रास के अलावा मिलेगा, सामान्य ह्रास भी उस पर उपलब्ध होगा। वैल्यूएशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, वास्तव में ब्लॉक ऑफ एसेट होता क्या है? तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो होता है वो ह्रास लगाने का एक तरीका है कि समान स्वभाव और समान ह्रास की दर वाली, दोनों चीज़ समान होना चाहिए, दोनों के बीच और लगा है, स्वभाव भी समान होना चाहिए और दर भी समान होना चाहिए, वाली संपत्तियों को एक समूह में यानी एक ब्लॉक में रखा जाता है और उसके ऊपर ह्रास लगाया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया है हमने कि टेबल अगर ह्रास की दर उसके ऊपर 10% है, मशीन ह्रास की दर 15% है, लूज टूल्स ह्रास की दर 10% है, डेस्क यानी फर्नीचर उस पर ह्रास की दर 10% है। तो इसमें 2 प्रकार की संपत्तियां हैं, टेबल और डेस्क का नेचर फर्नीचर है और मशीन और लूज टूल्स का स्वभाव जो है वो संयंत्र से संबंधित है। ठीक, अब बात आती है कि इन लोगों को एक ग्रुप में, इनका ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाए। तो इस दिए हुए प्रश्न में 3 अलग अलग ग्रुप बनेंगे। कैसे? एक तो टेबल और डेस्क दोनों का स्वभाव समान है, दोनों फर्नीचर हैं और दोनों का दर भी समान है, इसलिए ये एक ग्रुप बन जाएंगे। दूसरा ग्रुप मशीन बनेगा, क्योंकि मशीन संयंत्र तो है स्वभाव से, लेकिन उस पर दर 15% है, जबकि टूल भी संयंत्र है स्वभाव से, लेकिन उस पर दर कितनी प्रतिशत है? 10%। तो चूंकि दर अलग अलग है उन दोनों पे, इसलिए वो दोनों अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। इसका मतलब कि जहाँ ग्रुप भी समान, ग्रुप तब बन पाएगा, किसी ग्रुप में संपत्तियाँ तब शामिल होती है जब उनके स्वभाव भी समान हो और उन पर लगाए जाने वाले ह्रास की दर भी समान होनी चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक ऑफ असेट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो किसी समूह की साल के प्रारंभ में अपलिखित मूल्य यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, और साल के प्रारंभ यानी 1 अप्रैल के दिन, जिस दिन प्रीवियस ईयर की शुरुआत होती है, कितना बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, उसमें हम जोड़ेंगे परचेस ऑफ असेट्स ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर। अगर ब्लॉक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति का क्रय किया जाता है तो उसको उसमें जोड़ा जाता है। जोड़े जाने के पश्चात उसमें से, चाहे वो साल के किसी भी पक्ष में खरीदा गया हो, पहले हो या बाद में हो, इसको ध्यान नहीं रखना है, क्रय मूल्य को जोड़ा जाएगा, विक्रय मूल्य को घटाया जाएगा। इससे संबंधित ब्लॉक की अगर किसी एसेट्स को या संपत्ति को हम गत वर्ष में बेचते हैं, याद रखिएगा लागत नहीं घटाना है, इसमें घटाना है विक्रय से प्राप्त प्रतिफल या सेल्स प्रोसीड्स को ही माइनस किया जाता है। अगर एक और चीज है, अगर गत वर्ष में संबंधित ब्लॉक जिसकी गणना की जा रही है कि कोई संपत्ति अप्रचलित हो जाए या ऑब्सोलेंस हो जाए उसका, और वो चलते चलते खराब हो जाए या चलने योग्य न रहे, तो उसको हटा दिया जाता है। और हटाने से अगर हम उसको बेचते हैं, कोई स्क्रैप के रूप में या क्षय के रूप में बेचा जाता है, तो उससे जो भी मिनिमम, न्यूनतम जो भी राशि प्राप्त होती है, उस राशि को ब्लॉक की गणना करने के पहले घटाया जाएगा। तो वो भी घटा दिया हमने, चौथा नंबर। जब ये घट गया तो जो बचेगा वो साल के अंत में ब्लॉक का मूल्य होगा। अगर ब्लॉक का मूल्य साल के अंत में पॉजिटिव बचता है तो उस पर ह्रास लगाया जाता है, अगर नेगेटिव रहता है तो उस पर ह्रास नहीं लगाया जाता, वो पूंजी लाभ माना जाता है। तो पॉजिटिव की दशा में डेप्रिसिएशन लगेगा निर्धारित दरों के आधार पर, जो कि प्रेस्क्राइब्ड। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एज पर द इनकम टैक्स ऑन सच value, that is value of assets at the end of the year before depreciation, if that value is positive. If it is negative, then it is treated as short term capital gain, because depreciable always shows short term capital gain. Thank you students.
अगर इस थियोरिटिकल पार्ट से किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो वो मेरे इस स्टडी मटेरियल के फ्रंट पेज में दिए हुए ईमेल पर आप मुझे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं. आई विल चेक माई email regular basis, okay, and I will send you proper answer your doubts. Okay, thanks.